हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी सेट 2017 का मैथमेटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, कह रहा है कि लेट f फ्रॉम r2 to r बी अ फंक्शन सच दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एट ओरिजिन and partial derivative of f with respect to y at origin exist, then at origin which of the following is true। तो ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड रिज़ल्ट होता है कि अगर कोई फंक्शन है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, तो उसके अगर सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो वो फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि इवन वो कंटिन्यूअस हो, और अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो डेफिनेटली वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन कंसीडर करते हैं f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब x कॉमा वाई ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, यानी ओरिजिन के नहीं है, और ज़ीरो अगर एक्स वाई क्या है हमारा ज़ीरो है। तो अब सिंपली देख सकते हैं कि जो एफ एक्स वाई है ये ओरिजिन पर कंटिन्यूअस नहीं है, जीरो जीरो पर कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि अगर हम y इक्वल टू एम एक्स कर्व लें, y इक्वल टू एम एक्स कर्व लें और x टेंस टू जीरो करें, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए एफ एक्स एम एक्स अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो लिमिट है, लिमिट x टेंस टू जीरो, जैसे ही x टेंस टू जीरो करेगा तो चूँकि कर्व क्या है y इक्वल टू एम एक्स है, तो y भी अपने आप ही x से टेंड करेगा ज़ीरो को, तो ये इम्प्लाई करेगा y भी टेंड करेगा ज़ीरो को, तो हमें पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो मिल जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू ज़ीरो f ऑफ x एम एक्स, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, m अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर, और ये किस पे डिपेंड कर रही है, m पे डिपेंड कर रही है, इसलिए इसकी यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी, और ये जब सिर्फ m इक्वल टू ज़ीरो होगा तभी ये ज़ीरो हो सकता है, और इन जनरल ये अगर m नॉन ज़ीरो है तो ये कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, और इसलिए जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू है ज़ीरो, तो ये इक्वल नहीं है f ऑफ ज़ीरो के। अगर m नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये जो फंक्शन है ये ओरिजिन पर कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। बट अगर हम नोटिस करें तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है एट ओरिजिन ये एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो बाय डेफिनेशन जो पार्शियल डेरिवेटिव है डेल एफ और डेल एक्स एट ओरिजिन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f ऑफ ज़ीरो प्लस h ज़ीरो माइनस f ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो डिवाइडेड बाय h। अब इसकी वैल्यू आप देखिए, यहाँ पर ये क्या है, फंक्शन है f एट द पॉइंट h कॉमा ज़ीरो, तो h कॉमा ज़ीरो से फंक्शन की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, तो x की वैल्यू h है और y की वैल्यू ज़ीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, और इसकी वैल्यू भी ज़ीरो है और f ज़ीरो पर भी वैल्यू ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। सिमिलरली अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे एट द पॉइंट, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट ओरिजिन, तो ये भी हमें ज़ीरो दे देगा। तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बस, बट जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर एक्चुअली ये जो दिख रहा है एफ एक्स जैसे, ये एक्चुअली एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स इज़ कंटिन्यूअस, और इवन एफ एक्स भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मेंशन किया है वो एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ एफ को मेंशन कर रहा है, लेकिन जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सिर्फ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि एफ नीड नॉट बी कंटिन्यूअस, ज़रूरी नहीं है कि जो फंक्शन f है अगर उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस हो जाए। सेकेंड प्रॉब्लम देखें इस वीडियो का,
तो कह रहा है कि द इंटीग्रल, ये डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, ये यहाँ पर p के लिए कंडीशन दिया है कि p पॉजिटिव है। कह रहा है कि ये कन्वर्जेस अब्सोल्युटली, ये अब्सोल्युटली कब कन्वर्ज करेगा उसके लिए कंडीशन हमें p में ढूंढना है। तो अब्सोल्युटली कन्वर्जेंस का मीनिंग है कि ये जो इंटीग्रल है 0 to 1 मॉड ऑफ साइन 1/x डिवाइडेड बाई x टू द पावर p, ये हमारा फंक्शन, ये इसकी जो लिमिट है या इसकी जो वैल्यू है ये फाइनाइट हो। तो अब्सोल्युटली कन्वर्जेंस हमें चेक करना है। तो यहाँ से हमें मालूम है कि जो साइन x है वो हमारा बाउंडेड फंक्शन होता है। साइन 1/x की वैल्यू ये ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारी लेस दैन इक्वल टू हो जाएगी 1/x टू द पावर p dx, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो 0 to 1 है, नॉन नेगेटिव नंबर है, इसलिए हम यहाँ से जो मॉड ऑफ x टू द पावर p है उसको हम जस्ट x टू द पावर p लिख सकते हैं। अब अगर इसे हम इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने पे हमें मिल जाएगा x टू द पावर -p + 1 अपॉन x -p + 1 0 to 1। तो ये वैल्यू अगर p + 1 ये अगर हमारा पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर दैन 0 हो जाए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा कि जो 1 है वो ग्रेटर दैन p है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो यहाँ पर हम अपर लिमिट रखेंगे तो जस्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जो ये वैल्यू है ये लेस दैन 1 हो जाएगी, तो ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर p इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, हम यहाँ से एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल दिया है ये जब p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, p बिलोंग करेगा 0 और 1 के बीच में, तो ही ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा। इसकी वैल्यू एक्चुअली डिवाइडेड बाई -p + 1 भी रहेगी, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/1 - p हो जाएगी। और ये एक फाइनाइट नंबर है और इस इंटीग्रल की वैल्यू, एब्सोल्यूट इंटीग्रल की वैल्यू लेस दैन फाइनाइट नंबर है, इसकी वजह से ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कंसीडर करें तो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार दूसरे सेट एग्ज़ाम या नेट एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। अगर f फंक्शन मिजरेबल है तो मॉडुलस ऑफ f भी मिजरेबल होगा, लेकिन ये सेकेंड ऑप्शन गलत है। अगर मॉडुलस ऑफ f मिजरेबल है तो f मिजरेबल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी हम एक एक काउंटर एग्जांपल देंगे यहाँ पर। और c अगर मिजरेबल, यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया अगर मॉडुलस ऑफ f मिजरेबल है तो ज़रूरी नहीं है कि f प्लस मॉडुलस ऑफ f इन दोनों फंक्शन का सम ये मिजरेबल हो, ये भी इन जनरल ट्रू नहीं है। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। हम एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक फंक्शन कंसीडर करें f, एक सिग्मा अलजेब्रा x से रियल नंबर में, या हम यहाँ पर r ही ले लेते हैं, r ले लेते हैं, r से r में मैपिंग है। यहाँ पर जो डोमेन में जो सिग्मा अलजेब्रा है, सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय मेजरेबल सेट है, मेजरेबल सेट, सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय मेजरेबल सेट्स ऑफ r। और यहाँ पर जो कोडोमेन में है ये बोरोल सिग्मा अलजेब्रा है, यानी कि सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स, सिग्मा अलजेब्रा। तो हमें पता है कि R के जो सारे सबसेट हैं वो मिजरेबल सेट नहीं होते हैं। तो अगर हम एक ले लें, एक कंसीडर करें, ए कोई भी ये नॉन मिजरेबल सेट है, नॉन मिजरेबल सेट है, सबसेट ऑफ
R का कोई नॉन मेजरेबल सेट है। और हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं f ऑफ x इक्वल टू 1 अगर x बिलोंग कर रहा है a में, और 0 अगर x नहीं बिलोंग कर रहा है a में। मीन्स क्या है, ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन है a का। जो फंक्शन f है वो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है a का। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर हम ये देखें कि अगर हम इसकी वैल्यू कंसीडर करें, इन्वर्स इमेज ऑफ f इन्वर्स ऑफ ओपन सेट 1/2 टू इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल मेजरेबल होता है बोरल सिग्मा अलजेब्रा के लिए। लेकिन जब इसका इन्वर्स इमेज लेंगे बाय डेफिनेशन तो ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और a हमने क्या चूज़ किया है, हमने चूज़ किया है यहाँ पर नॉन मेजरेबल सबसेट चूज़ किया है। तो इसकी वजह से ये इन्वर्स इमेज ऑफ मेजरेबल सबसेट इज़ नॉन मेजरेबल आ जा रहा है। इसकी वजह से ये जो फंक्शन होगा वो इन जनरल मेजरेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखें f मॉड ऑफ f अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर हम -1 लेना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई भी दो नंबर डिफरेंट नंबर ले सकते हैं, तो ये हमेशा नॉन मेजरेबल रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो मॉड फंक्शन है f का वो कांस्टेंट फंक्शन आ जाए। इसके लिए एक पर वैल्यू प्लस लेना पड़ेगा और दूसरे पर नेगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही मॉडुलस फंक्शन लेंगे तो किसी पॉइंट पर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट 1 हो जाएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम किसी x पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो f ऑफ x आ जाएगी। f ऑफ x या तो वो +1 होगा या -1 होगा, और जैसे ही हम मॉडुलस लेंगे तो ये ऑलवेज 1 ही आएगा। और ये हमें क्या दे देगा, कांस्टेंट फंक्शन दे देगा, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा 1 है और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा मेजरेबल होते हैं। तो इसकी वजह से हमें एक काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा कि अगर मॉड ऑफ f मेजरेबल है तो ज़रूरी नहीं फंक्शन f मेजरेबल हो। यहाँ पर मॉड ऑफ f कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वजह से ये मेजरेबल है, लेकिन जो फंक्शन f था वो एक्चुअली नॉन मेजरेबल है। ऑप्शन सी के लिए भी हम यही सेम एग्जांपल कंसीडर करेंगे। f को हम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे तो मॉड ऑफ f कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर f नॉन मेजरेबल है, अभी हमने इसको देखा था कि f यहाँ पर नॉन मेजरेबल है और मॉड ऑफ f चूँकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये मेजरेबल होगा। अब इन दोनों का सम अगर हम देखें, इन दोनों का जो सम है तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम कैसे डिफाइन होगा, जैसे हम किसी वैल्यू पर निकालेंगे किसी पॉइंट x पर, तो अगर x बिलोंग कर रहा है a में तो f की वैल्यू एट x +1 है और मॉड ऑफ f की वैल्यू तो हमेशा 1 ही है, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। और x अगर बिलोंग नहीं कर रहा है कहाँ पर, a में, तब ये क्या हो जाएगा, f की वैल्यू -1 हो जाएगी और मॉड ऑफ f की वैल्यू +1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो अगेन अगर हम इन्वर्स इमेज लें, किसका, इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो ये क्या है, एक ओपन सेट है, ओपन इंटरवल है और ये बोरल सिग्मा अलजेब्रा के रिस्पेक्ट में मेजरेबल सेट होता है। और जैसे ही हम इसकी इन्वर्स इमेज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 को कंटेन कर रहा है लेकिन ये 0 को कंटेन नहीं कर रहा है, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, इन्वर्स इमेज क्या हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगी। और ये नॉन मेजरेबल सेट था, तो इन्वर्स इमेज ऑफ मेजरेबल सबसेट नीड नॉट बी मेजरेबल। इसकी वजह से जो फंक्शन f है वो, सॉरी यहाँ पर f नहीं, f प्लस मॉड ऑफ f का इन्वर्स ले रहे हैं, ये जो फंक्शन यहाँ पर हमने डिफाइन किया है। तो जैसे ही इस इंटरवल का इन्वर्स इमेज लेंगे तो हमें a ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि x अगर a में बिलोंग कर रहा है तो वो वैल्यू 2 देगा। तो यहाँ पर चूँकि 2 बिलोंग कर रहा है 1 टू इन्फिनिटी, तो जैसे ही इसका इन्वर्स इमेज लेंगे तो ये हमें a नॉन मेजरेबल सेट a दे देगा। और इसकी वजह से ये जो फंक्शन है f प्लस मॉड ऑफ f ये मेजरेबल नहीं होगा। तो जो हमारा सी ऑप्शन है कि अगर मॉड ऑफ f मेजरेबल हो तो ज़रूरी नहीं है कि f प्लस मॉड ऑफ f मेजरेबल हो, ये इन जनरल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। और फर्स्ट ऑप्शन को दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि चूँकि जो f
अगर हम g फंक्शन को ऐसे डिफाइन करें कि g ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x है, तो एक्चुअली ये फंक्शन हमें मालूम है कि जो मॉड फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है। तो अगर f मेजरेबल है और ये g मॉडुलस फंक्शन है, तो ये इसकी इमेज क्या हो जाएगी, ये पहले हमें fx मिलेगा और fx जब g पे ऑपरेट करेंगे, g क्या है, मॉड फंक्शन है, तो ये हमें दे देगा मॉड ऑफ fx दे देगा। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, g यहाँ पर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और f क्या है, मेजरेबल फंक्शन है। तो अगर हम एक मेजरेबल फंक्शन का कंपोजिशन करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन से, तो वो हमेशा मेजरेबल होता है। इसकी वजह से इस रिज़ल्ट का भी यूज़ करके हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बी और सी के लिए हमने यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल दिया है, तो वो आपको हेल्प करेगा कि बी और सी करेक्ट नहीं हो सकता है इन जनरल। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ए कोई 5x4 मैट्रिक्स है और इसकी एंट्रीज रियल है और सच दैट ax इक्वल टू 0 है। ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है कि ax इक्वल टू 0 वेक्टर है इफ़ एंड ओनली इफ़ x इक्वल टू 0 वेक्टर हो, यानी कि इसका ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा है उसके लिए। where x is 4x1 matrix and 0 is null matrix, then the rank of A क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ A क्या होना चाहिए। तो हमें मालूम है अगर हमारे पास ये सिस्टम है AX इक्वल टू बी टाइप का, जहाँ पर A मैट्रिक्स है, A जो मैट्रिक्स है उसका m/n मैट्रिक्स है और यहाँ पर m ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो जो इसकी मैक्सिमम रैंक हो सकती है वो n ही हो सकती है। और हमें मालूम है कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस टाइप के जो होते हैं उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है अगर ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक किसके बराबर हो जाए, रैंक ऑफ ए के बराबर हो जाए। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन है कि सॉल्यूशन के एग्जिस्ट करने के लिए, इस टाइप के जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशन है फर्स्ट। लेकिन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए ये कंडीशन है कि जो रैंक है ए की वो फुल रैंक होना चाहिए, m ग्रेटर दैन इक्वल टू n है, जो नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स हैं वो n है, यानी कि यहाँ जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो n है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है इस टाइप के लीनियर इक्वेशन के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, कि जो रैंक है ए का, रैंक ऑफ ए ये इक्वल टू हो जाए क्या, नंबर ऑफ अननोन्स। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ अननोन्स वेक्टर हैं, चूँकि ये x क्या है, 4/1 की मैट्रिक्स है, 4x1 की मैट्रिक्स है, कॉलम वेक्टर है। और अगर हमें इस सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो ए की जो रैंक होना चाहिए इस रिज़ल्ट से, कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ रैंक ऑफ ए अगर ये नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो गया तो जो होमोजीनियस सिस्टम है ax इक्वल टू 0 इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, जहाँ पर a क्या है, m/n मैट्रिक्स है, जहाँ पर m ग्रेटर दैन इक्वल टू n है। तो यहाँ पर इस केस के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक प्रॉब्लम है। इससे जो हम यहाँ पर रिज़ल्ट यूज़ करेंगे उस रिज़ल्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन नेट में भी पूछे जाते हैं और दूसरे सेट एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ये लीनियर अलजेब्रा का जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो रिज़ल्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसको हम प्रूव भी करेंगे, बहुत सिंपल प्रूफ है। रिज़ल्ट ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स A है m/n ऑर्डर का, तो ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स जो A है वो Rn से Rm में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा। और जो A स्टार है, A यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, जो A स्टार है एक्चुअली A का ट्रांसपोज रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ A स्टार डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ A, तो एक्चुअली हम ट्रांसपोज को लिखें यहाँ पर A ट्रांसपोज A, ये मैट्रिक्स हो जाएगा n/n मैट्रिक्स हो जाएगी और ये Rn से Rn में
मैप हो जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दोनों मैट्रिक्स है उनकी रैंक हमेशा, रैंक ऑफ ए हमेशा इक्वल होगी रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए के बराबर। तो अगर हम ये डायरेक्ट रिजल्ट जानते हैं तो इसको यूज़ करके हम कह सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा, चूँकि यहाँ पर रैंक ए की दी हुई है, ए रियल 3/4 मैट्रिक्स है और इसकी रैंक 2 है, तो जो ए ट्रांसपोज ए या ए स्टार ए की जो रैंक है वो भी एग्जैक्टली 2 हो जाएगी, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम इस रिज़ल्ट को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है, रैंक नलिटी थ्योरम पता है कि अगर ए यहाँ पर मैट्रिक्स है, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है Rn से Rm में, तो जो रैंक ऑफ ए है प्लस नलिटी ऑफ ए है वो उन दोनों का सम ये डायमेंशन ऑफ Rn हो जाएगा, यानी n के बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए प्लस नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ये भी डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ ए ट्रांसपोज ए के डोमेन के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। और Rn का डायमेंशन, यहाँ पर भी डोमेन Rn है तो इसका भी डायमेंशन n होगा, तो ये भी n के बराबर हो जाएगा। तो इस रिज़ल्ट को प्रूफ करने के लिए इतना सफिशेंट है कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो नल स्पेस है वो एक्चुअली नल स्पेस ऑफ ए या नलिटी ऑफ ए, यहाँ पर हम स्मॉल n से लिख रहे हैं, स्मॉल n यानी कि नलिटी ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा और ये नल स्पेस ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम ये दिखा दें कि जो ए का नल स्पेस है वो नल स्पेस है ए ट्रांसपोज ए के बराबर, तो हमारा काम हो जाएगा। अगर दोनों ये स्पेस बराबर हो जाएंगे तो n ऑफ ए इक्वल टू नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा। और इन दोनों रिजल्ट से फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम एज्यूम करें कि x बिलोंग कर रहा है नल स्पेस ऑफ ए में, तो बाय डेफिनेशन इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो a ऑफ x है इसकी वैल्यू 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगी। तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो a ट्रांसपोज ए एक्स है ये भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए में बिलोंग कर रहा है। तो चूँकि ये हमने x को आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज़ किया था, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो नल स्पेस ऑफ ए है वो एक्चुअली कंटेंट है प्रॉपरली, किसमें कंटेंट है, सबसेट है नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए का। अब हम इसका रिवर्स प्रूफ करेंगे। तो अगेन अगर हम ये लें, इसको हम एक इक्वेशन स्टार मान लें, अगेन अगर हम ये लें कि x बिलोंग कर रहा है नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए में, तो बाय डेफिनेशन इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ए ट्रांसपोज ए ऑफ x ये 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम दोनों तरफ x ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें, x ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए एक्स इक्वल टू 0 वेक्टर ही हो जाएगा, क्योंकि x ट्रांसपोज से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअली अब ये 0 वेक्टर नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि ए एक्स का जो ट्रांसपोज है उसको हम ए एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है। ये 0 वेक्टर नहीं है, 0 है। और इसका मीनिंग हो जाएगा कि अगर हम देखें तो नॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर ये क्या है, 0 के बराबर है। और यहाँ से नॉर्म की डेफिनीशन से ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर 0 वेक्टर हो जाएगा, यानी कि x बिलोंग कर जाएगा नल स्पेस ऑफ ए में। तो जो हमने पहले दिखाया कि जो नल स्पेस ऑफ ए है वो कंटेंट है नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए में। और सेकेंडली हमने दिखाया कि जो नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए है वो कंटेंट है किसमें, नल स्पेस ऑफ ए में। तो इसलिए इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो नल स्पेस ऑफ ए बराबर हो जाएगा नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा। और इसलिए इन दोनों की जो नलिटी है, यानी कि इन दोनों का जो डायमेंशन है वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। और फिर हम रैंक नलिटी थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ये जो नलिटी है नल स्पेस ऑफ ए की और नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए की, ये दोनों इक्वल है। और
इन दोनों इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगी और हमें फाइनली ये रिज़ल्ट मिल जाएगा और इसको यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कि ऑप्शन ए ही यहाँ पर सिर्फ करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। लीनियर अलजेब्रा में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और इसमें जो रिज़ल्ट यूज़ होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको आप हमेशा याद रखिए। बहुत ही काम के रिज़ल्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 5x5 कोई रियल मैट्रिक्स है और इसका ट्रेस दिया हुआ है, ट्रेस ऑफ ए दिया हुआ है कितना 14 दिया हुआ है और साथ में दिया है कि इसका जो आइगन वैल्यू है वो 2 और 3 है और दोनों की जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है। इसका मतलब कि जो इसके आइगन वैल्यू है 2 2 क्योंकि 2 है लेकिन अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसकी वजह से आइगन वैल्यू 2 and 2 हो जाएगा और फिर 3 and 3 हो जाएगा। तो 4 आइगन वैल्यू हमें मालूम है और इसका ट्रेस मालूम है। चूँकि मैट्रिक्स ए 5x5 रियल मैट्रिक्स है, इसकी वजह से हम जो इसका 5th आइगन वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। हमें मालूम है जो ट्रेस ऑफ ए है वो एक्चुअली सम ऑफ आइगन वैल्यू हो जाता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम मान लें कि जो 5th आइगन वैल्यू है वो लैम्डा है, तो लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 के बराबर और यहाँ से हमें मिल जाएगा कि जो लैम्डा है वो एक्चुअली 4 के बराबर है। तो हमें इसके पांचों रूट्स पांचों आइगन वैल्यू हमें मालूम पड़ गई। अब हम दूसरा रिज़ल्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट है, अगर हमें किसी मैट्रिक्स के सभी आइगन वैल्यूज़ पता हैं तो हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और वो क्या हो जाएगा, जस्ट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो हम यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं और वो जस्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ और सभी प्रोडक्ट हमें पता है तो 2 × 2 × 3 × 3 × 4 हो जाएगा और ये जो भी आएगा वही आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये दोनों रिज़ल्ट इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ ये हमेशा ट्रेस के बराबर रहेगी मैट्रिक्स के और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ हमेशा उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर रहेगा। ये प्रोडक्ट करेंगे तो 144 हो जाएगा और हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें हम क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो उससे हमसे पूछ रहा है कि a⁻50 क्या हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो हम a² निकालें, a³ निकालें, a⁴ निकालें, a5 निकालें, a6 निकालें। पावर हम बढ़ाते जाएं और देखें कि उनमें क्या कोई एक पैटर्न बन रहा है जिससे हम कि a⁻50 इसकी जो वैल्यू होगी उसको हम जस्ट प्रिडिक्ट कर सकें, क्योंकि a⁻50 हम सभी कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक पैटर्न बन जाता है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो a⁻50 होगी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। और दूसरा है एग्जैक्टली अगर निकालना चाहते हैं तो अगर हमें ये मालूम है कि ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो ए को पहले हम कन्वर्ट कर लें। अगर ये ए अगर डायगोनलाइजेबल है तो हमें मालूम है कि हम ए को लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करेगी और एक डायगोनल मैट्रिक्स डी एग्जिस्ट करेगी, कि हम लिख सकते हैं ए को पी इनवर्स डी पी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब अगर हमें चाहिए a⁻50 तो जस्ट ये हो जाएगा p इनवर्स d⁻50 और p के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स a नहीं है तब ये इन जनरल होल्ड नहीं करता है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स a दी है वो आप चेक कर सकते हैं कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो हमें बार बार रिपीटेडली प्रोडक्ट करना पड़ेगा और हम प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है a⁻50। तो यहाँ पर हम देखें, अगर हम a² की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये मैट्रिक्स मिलती है। फिर अगर हम a³ कैलकुलेट करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ये मिलेगी। अगर हम a⁴ कैलकुलेट करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ये मिलेगी। अब यहाँ पर आप कुछ अगर देखें समझ पाएँ तो अब कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। a² और a
पावर 4 में अगर हम देखें तो ये जो सेकेंड और थर्ड कॉलम है ये दोनों आइडेंटिकल हैं ए स्क्वायर और ए टू द पावर 4 में। इवन फर्स्ट एंट्री भी 1 1 है। क्या डिफरेंस है, ये जो फर्स्ट कॉलम में सेकेंड और थर्ड एंट्री है यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर क्या है 2 2 है। ओके, ये 2 है और यहाँ पर जब पावर 4 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और जब पावर 2 है यहाँ पर तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, और बाकी जो 7 एंट्री है मैट्रिक्स की ए स्क्वायर और ए टू द पावर 4 की वो आइडेंटिकल हैं। आगे हम ए टू द पावर 6 को भी कैलकुलेट करें तो हम देख रहे हैं कि ये आएगा 0 0 1 आएगा। तो हम देखें तो ये इतनी एंट्रीज सेम है जैसे कि ए स्क्वायर और ए टू द पावर 4 मैट्रिक्स में था। बस डिफरेंस क्या है कि जो फर्स्ट कॉलम में सेकेंड और थर्ड एंट्री है वो क्या हो गई है, अब यहाँ पर 3 3 हो गई है। जब यहाँ पावर 6 है तो यहाँ पर 3 3 हो गई, जब पावर 4 था तब यहाँ पर 2 2 था, और जब पावर 2 था तब यहाँ पर 1 1 आ रहा था। तो अब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो ए टू द पावर 50 होगा वो एक्चुअली किस टाइप का होगा, वो होगा 1 और 50 का हाफ 25 25 और बाकी सारा 0 1 0 और 0 0 1 हो जाएगा। तो हम कुछ प्रोडक्ट करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको कुछ स्टेप तक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको देखना है कि कोई पैटर्न बन रहा है क्या, तो उसी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि B1 और B2 कोई सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस B के, और दो स्टेटमेंट P और Q दिए हुए हैं। यहाँ पर P स्टेटमेंट क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ B1 विद B2 इज़ अगेन सब स्पेस ऑफ P। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वेल नोन रिजल्ट है कि ये जो स्टेटमेंट है इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर सब स्पेसेस इज़ अगेन सब स्पेसेस। तो स्टेटमेंट P इज़ ट्रू हियर। एंड अगेन अगर हम स्टेटमेंट Q में आए तो B1 प्लस B2 इस तरीके से डिफाइन किया है। ये कह रहा है कि इज़ नॉट सब स्पेस ऑफ P। इनफैक्ट ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जो सम ऑफ 2 सब स्पेसेस होते हैं वो भी अगेन सब स्पेसेस बनाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर P ट्रू है लेकिन Q फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कंसीडर द 6 वेक्टर स्पेसेस Q ओवर Q, R ओवर Q, C ओवर Q, R ओवर Q, C ओवर R एंड C ओवर C। यहाँ पर Q रेशनल नंबर है, R रियल नंबर है और C कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स फील्ड है। तो कह रहा है कि हियर द नंबर ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो कोई भी अगर फील्ड है F, अगर कोई भी हमारे पास फील्ड F है फील्ड, तो F ओवर F ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनाता है और इसका जो डायमेंशन है ये क्या हो जाएगा, हमेशा 1 रहेगा। तो जो ये Q ओवर Q है और R ओवर R है और C ओवर C है, ये तीनों 1 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो जाएंगे। तो ये तीनों तो फाइनाइट होंगे ही। और हमें अगेन ये पता है कि जो C ओवर R है ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है लेकिन इसका डायमेंशन 2 होता है। तो ये भी एक्चुअली एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो जाएगा। लेकिन जो R ओवर Q है ये इसका जो डायमेंशन होता है ये इनफाइनाइट होता है और डायमेंशन ऑफ ऐसे ही C ओवर Q अगर लेंगे तो ये भी इनफाइनाइट डायमेंशनल हो जाएगा। तो 6 वेक्टर स्पेसेस दिए हैं जिनमें से 2 वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल है और रिमेनिंग 4 वो क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बी कोई वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री अप टू 2। तो ये जो वेक्टर स्पेस है इसका डायमेंशन 3 हो जाएगा। अगर एट मोस्ट n डिग्री पॉलिनोमियल का कलेक्शन है तो उसका डायमेंशन n+1 होता है उस वेक्टर स्पेस का। तो यहाँ पर डिग्री अप टू 2 है। तो इस वेक्टर स्पेस B का जो डायमेंशन है वो
3 हो जाएगा। और यहाँ पर दो सेट दिए हैं, S दिया हुआ है और T दिया हुआ है। तो इनको बताना है कि ये दोनों में से कौन कौन से बेसिस बना रहे हैं और कौन से बेसिस नहीं बना रहे हैं। तो चूँकि यहाँ पर जो S और T में जो नंबर ऑफ वो वेक्टर्स दिए हैं वो 3 ही दिए हैं, तो जस्ट हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस B के बराबर दिए हैं 3 के। इसलिए सिर्फ हमें देखना है कि S और T कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट है और कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जैसे ही हमें लीनियरली, अगर जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, चूँकि नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 ही है, तो ये अपने आप ही बेसिस बना लेगा। तो S को पहले हम चेक करते हैं। S को चेक करने के लिए, लीनियरली इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको हमें 0 वेक्टर यानी कि 0,0,0 के बराबर करना होगा। अब यहाँ से अगर हम जो सेम डिग्री के कोफिशिएंट हैं उसको हम अगर कंबाइन करें तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा, चूँकि कांस्टेंट सिर्फ एक ही आएगा तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर दोनों तरफ कंपेयर करें। सॉरी, यहाँ पर आप 0 जो वेक्टर है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। 1x और एक्स स्क्वायर यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस है और ये एक्चुअली क्या है, 0 वेक्टर है। तो दोनों तरफ अगर आप जो डिफरेंट जो डिग्री है x की उसको कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 1। फिर क्या मिल जाएगा, x का अगर कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा ऑलरेडी 0 दिया हुआ है कंपेयर करने पर, और इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये इम्प्लाई करेगा, दोनों को सम करेंगे तो 2 बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि बीटा इक्वल टू 0 और बीटा 0 हो गया तो ये इम्प्लाई करेगा कि गामा इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा बीटा गामा 0 हो गया। सिर्फ हमें एक ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा है, इसलिए जो S होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ये इम्प्लाई करेगा कि जो S है वो बेसिस है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो S है वो हमारा फर्स्ट जो सेट दिया है S, वो एक बेसिस हो गया। अब हमें सिर्फ चेक करना है कि T लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो T के लिए हम क्या करेंगे, फिर से अगेन लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो अल्फ़ा टाइम्स x हो जाएगा, अल्फ़ा टाइम्स x प्लस बीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस गामा टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3। और ये क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल के बराबर या 0 के बराबर हो जाएगा इस वेक्टर स्पेस के। तो यहाँ पर हम फिर से 1 और x कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पर अगर दोनों तरफ कांस्टेंट कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू 0। अगर हम x की डिग्री को कंपेयर करेंगे तो मिलेगा अल्फ़ा माइनस 2 गामा इक्वल टू 0। और अगर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो मिल जाएगा बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू 0। तो इस जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दिया है इसका हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में निकालेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी रैंक 2 आ जाएगी और यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स क्या है 3 है, इसलिए इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, कौन सा, एक्चुअली हमें यहाँ पर 2 ही इक्वेशन है, तीसरा तो फर्स्ट के आइडेंटिकल ही है। तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं कि गामा इक्वल टू 1 आप चूज़ करिए, गामा इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 2 और फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगा बीटा इक्वल टू -3। तो हमें एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल गया। इसकी वजह से जो T होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा और लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो ये बेसिस नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी में कह रहा है सी इज़ बेसिस बट
टी इज़ नॉट अ बेसिस फॉर बी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें भी कह रहा है कि एस इज़ नॉट अ बेसिस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी जो प्रिपरेशन है सेट एग्ज़ाम के लिए वो और भी बेहतर हो पाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।